Chemistry class 11 chapter number 1 short response question. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज एन एटम टू डेमोक्रिटस. डेमोक्रिटस जो केमिस्ट था उसने एटम की क्या थ्योरी दी थी, एटम को उसने किस तरह से एज्यूम किया था. डेमोक्रिटस कंसीव्ड ऑफ एटम्स एज फंडामेंटल. अब उसने जिस तरह से एटम को बताया था, थ्योरी दी थी, उसमें ये था कि ये एक फंडामेंटल यानी बिल्कुल बेसिक प्राइम किसी चीज़ का पार्ट है. इनडिविजिबल यूनिट्स ऑफ मैटर दैट आर इटर्नल, होमोजीनियस यानी वो सेम फेज में होते हैं, एंड इनडिस्ट्रक्टिबल. दीज एटम डिफर इन साइज. हर एक एटम का अपना साइज होता है, शेप, ठीक है, हर एक की शेप दूसरे से चेंज होती है. एंड अरेंजमेंट ये है कि एटम के अंदर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है, ठीक है, जिससे उसका साइज और शेप चेंज हो रहा है, वो भी डिफरेंट होती है. फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ ऑल मटेरियल सब्सटेंसेस. अब ये सारे जो मटेरियल सब्सटेंसेस जो मैटर है, ठीक है, उसकी बेसिस है. एंड इंटरेक्शंस इन द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू हिज एटॉमिक थ्योरी. ये उसकी एटॉमिक थ्योरी थी असल में, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डज डेमोक्रिटस कनेक्ट एन एटम टू फीलिंग्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. डेमोक्रिटस कनेक्टेड एटम्स टू द फीलिंग्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. अब उसने ये किस तरह से कनेक्ट किया ह्यूमन फीलिंग्स को मैटर के साथ, जो मैटर की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, ये बताकर कि मैटर जो है एक फंडामेंटल इनडिविजिबल बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, सारे सब्सटेंसेस का. अगर एटम नहीं होगा तो कोई भी सब्सटेंस नहीं बनेगा, एंड देन कोई भी मैटर नहीं होगा. तो जो भी सब्सटेंसेस हैं ये सारे एटम से बने हुए हैं. He suggested that different properties of matter arise from various shape. अब हमने अभी कहा कि हर एक एटम का अपना शेप होता है, अपना साइज होता है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है उसकी वजह से. तो ये जो सारों की शेप्स चेंज हैं और साइजेस चेंज हैं, यही जो है ये इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसी की वजह से होती हैं, ठीक है. विच इंटरेक्ट एंड कंबाइन टू फॉर्म डिफरेंट सब्सटेंसेस. जब फिर वो इंटरेक्ट यानी आपस में मिलते हैं, कंबाइन का भी सेम ही मतलब है, ठीक है, ज़्यादा सारे एक साथ हो जाते हैं, तो उससे फिर डिफरेंट सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द लिंक ऑफ अ कैट विद रेडियो एक्टिव मटीरियल. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि जो स्क्रोडिंगर का कैट एक्सपेरिमेंट था, थॉट एक्सपेरिमेंट था, वो रेडियो एक्टिव मटीरियल, ठीक है, या क्वांटम मैकेनिक्स के साथ किस तरह से रिलेटेड था. क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग बेसिकली ये फिनोमेना रखते हैं कि एक चीज़ जो है ना, वो अंडर सर्टेन कंडीशन, मल्टीपल कंडीशंस हम उसको एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, जब तक उसकी स्टेट को ऑब्जर्व ना कर लिया जाए. तो कैट के साथ भी तो यही किया था ना कि वो एक सील्ड बॉक्स के अंदर अलाइव भी एज्यूम किया जा रहा था, कंसिडर किया जा रहा था, और डेड भी कंसिडर किया जा रहा था, ठीक है. तो यही मेन इसका वो है कि क्वांटम सुपरपोजिशन इसके साथ यही है कि उसमें भी हम मल्टीपल स्टेट को कंसीडर करते हैं. अब आंसर को पढ़ लेते हैं कि स्क्रोडिंगर्स कैट इज़ अ थॉट एक्सपेरिमेंट. थॉट एक्सपेरिमेंट काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है. तो जो स्क्रोडिंगर था उसे कैट एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं. अ कैट इनसाइड अ बॉक्स कैन बी कंसिडर्ड बोथ अलाइव एंड डेड अंटिल ऑब्जर्व्ड. अंटिल ऑब्जर्व्ड का वर्ड ज़रूर लिखना है. जब तक ऑब्जर्व ना किया जा सके उसको मल्टीपल स्टेट्स में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं. हाईलाइटिंग द पैराडॉक्सेस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. एक तो इसका आंसर बस ये है, दूसरा भी मैंने लिखा है, आपको जोन सा अच्छा लगता है वो लिख लें. कि the link of cat with radioactive material refers to the Schrodinger's famous thought experiment known as Schrodinger's cat. In this hypothetical scenario है जहाँ पर आप काफ़ी सारी hypotheses देते हैं कि ये भी possible है, ये भी possible है. A cat inside a sealed box may be considered both alive and dead. Cat को दोनों तरह से consider किया जा रहा था until the box is opened. जब तक वो बॉक्स ओपन कर लिया जाए और उसकी जो स्टेट है वो जिंदा है या मरा हुआ है उसको ऑब्जर्व कर लिया जाए. द एक्सपेरिमेंट वॉज डिजाइन टू इलिस्ट्रेट द पैराडॉक्सेस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. क्वांटम मैकेनिक्स में जो पैराडॉक्सेस हैं या जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, ये उसको भी इलिस्ट्रेट करने के लिए डिज़ाइन की गई थी एक एक्सपेरिमेंट, पर्टिकुलरली द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन. अब जो क्वांटम मैकेनिक्स की इतनी बड़ी फील्ड है ना, ये पूरे फील्ड को तो नहीं रिप्रेजेंट कर रहा था, ये उसमें जो एक कॉन्सेप्ट है सुपरपोजिशन का,
जहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट को मल्टीपल स्टेट्स में एट अ टाइम कंसीडर करते हैं, ये उसको इलिस्ट्रेट करने के लिए एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, होप सो इट्स क्लियर नाउ। हाउ कैन वी रिलेट स्क्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट विद क्वांटम मैकेनिक्स? ये और वो क्वेश्चन तकरीबन सेम है। स्क्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट इलिस्ट्रेट क्वांटम सुपरपोजिशन। क्वांटम मैकेनिक्स में जो सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट है, ये उसको हाईलाइट करा था। द कैट कैन बी बोथ अलाइव एंड डेड until observed. The paradoxical scenario highlights the probabilistic nature of quantum mechanics, where particles exist in multiple states simultaneously until measurement collapses with the wave function. ये सेम वही बात है कि ये क्वांटम मैकेनिक्स का जो फिनोमिना है सुपरपोजिशन, उसके साथ उसको रिप्रेजेंट करा था, क्योंकि वहाँ पर भी हम लोग जो है एक वक्त में बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर कर लेते हैं, और यहाँ पर भी हमने एक वक्त में कहा था कि कैट जिंदा भी है और डेड भी है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। डिफाइन द थ्योरी ऑफ नेसेसरी कॉजेशन। हाउ डिड अल-गज़ाली प्रूव इट? तो अल-गज़ाली एक इस्लामिक फ़िलासफ़र था, ठीक है, जो नेसेसरी कॉजेशन की जो थ्योरी है ना, इसको उसने लॉजिकल रीजनिंग के ज़रिए एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कैजुअलिटी, कॉजलिटी से कहते हैं। उसने ये बोला था कि जो भी अफेक्ट हो रहा है ना इस नेचर में, उसकी कोई ना कोई कॉज है, उसकी कोई ना कोई वजह है। ठीक है, ये उसका प्रिंसिपल ऑफ कॉजलिटी था, अ फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर कॉम्प्रिहेंडिंग द वर्ल्ड। ये उसकी फर्स्ट बात थी। दूसरी है लॉजिकल नेसेसिटी। ठीक है, Al-Ghazali reasoned that observing consistent cause and effect relationship implies a necessary connection between them. अब जब हम लोग देख रहे हैं कि हर जो कॉज है, एक वजह है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है, एक इफेक्ट हो रहा है, तो इन दोनों में कोई ख़ास रिलेशन है। जहाँ पर कोई वजह होती है और वो उसके इफेक्ट तक बात पहुँचती है, तो ये इन दोनों में कोई ख़ास रिलेशन है। थर्ड है क्रिटिक ऑफ स्केप्टिसिज्म। He addressed skepticism particularly by David Hume, who suggested causation when was based on habit rather than necessity. अब जो डेविड ह्यूम जो साइंटिस्ट था, उसने ये सजेस्ट किया था कि जो कॉज है ना, वो हैबिट यानी आदत पर डिपेंड करता है। ठीक है, वजह पर जो है वो इफेक्ट पर डिपेंड नहीं करता, हैबिट पर डिपेंड करते हैं। तो अल-गज़ाली ने उस वक्त इस बात पे एम्फसाइज़ किया, यानी जोर दिया कि नेसेसरी कॉजेशन की जो थ्योरी है, जिसमें ये है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, ये जो नेचर की रेगुलरिटीज़ हैं और जो प्रेडिक्टेबिलिटीज़ हैं, उनको बताने के लिए बहुत ज़रूरी है। सिक्स्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग को पहले हम बताएंगे कि क्या होता है। इन्वॉल्व्स ड्राइंग जनरल कंक्लूजन्स। इसमें एक बेसिक से जनरल कंक्लूजन्स को बनाया जाता है किसी भी एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन के बाद। ठीक है, लेकिन अब स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के बाद जनरल कंक्लूजन्स ड्रॉ करना, ये इंडक्टिव रीजनिंग है। ठीक है, प्रोसेस इसका क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ठीक है, उसको जनरलाइज करने के ब्रॉडर जनरलाइजेशन एंड थ्योरीज उसमें ले जाते हैं उसको। अब इसकी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कि हम कहते हैं कि एवरी स्वान आई हैव सीन इज़ वाइट। जो भी स्वान मैंने देखा है वो वाइट है, ये उसकी क्या है, ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, अब ये थ्योरी डिराइव कर लेना इससे कि देयर फॉर ऑल स्वैन्स आर वाइट। अब देखें, जो भी स्वान मैंने देखा वो वाइट है, तो मैंने इससे ये रिजल्ट बना लिया कि सारे स्वान्स वाइट होते हैं। ये इंडक्टिव रीजनिंग का है कि एक जनरल से ऑब्जर्वेशन थी, उसको मैंने जनरलाइज कर दी, थ्योरी बना दी। जबकि डिडक्टिव रीजनिंग में यह होता है कि स्पेसिफिक कंक्लूजन्स होते हैं। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल से या जनरल किसी भी उससे थ्योरी से हम स्पेसिफिक कंक्लूजन्स बनाते हैं। इससे जो है प्रोसेस ये होता है कि एक जनरल स्टेटमेंट से बात शुरू होती है, हाइपोथेसिस भी जिसे कहते हैं कि ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, और फिर वो उसको स्पेसिफिक इंटेंसेस यानी एक्सपेरिमेंट्स करके प्रूफ करते हैं थ्योरी को। ऑल मैन आर मॉर्टल। ठीक है, सारे मैन मॉर्टल हैं। सोक्रेट्स इज़ अ मैन, सोक्रेट्स मैन है, देयरफॉर सोक्रेट्स इज़ मॉर्टल। सारे मैन मॉर्टल हैं, सोक्रेट मैन है, और जस्ट मैन मॉर्टल, सोक्रेट मॉर्टल है।
ये हम लोगों ने ऐसे एक डिडक्टिव रीजनिंग बना ली। आपकी जो एक्सरसाइज की चैप्टर की कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज है उसको भी हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो ये वाला समझ लेंगे, मैंने इसलिए बना दिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट में आपने इंडक्टिव रीजनिंग के ज़रिए बताना है कि जो रिएक्टिविटी है हैलोजेंस में उसकी आपने इंडक्टिव रीजनिंग बतानी है। पेपर में आपको किसी भी तरह की थ्योरी आ सकती है, वो आपको थ्योरी देंगे, आपने उसको बताना है। तो आपने इंडक्टिव और डिडक्टिव को यहाँ पर किस तरह से अरेंज किया जाता है वो सीखना है। यहाँ पर सबसे पहले आपने इंडक्टिव रीजनिंग में देनी है ऑब्जर्वेशन, उसके बाद होती है जनरलाइजेशन और द लास्ट वन इज़ कंक्लूजन। बस हेलोजेंस की हम लोग क्या दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंडक्टिव डिडक्टिव, ठीक है। हेलोजेंस का जो ऑर्डर होता है वह है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ठीक है। अब इसमें फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और आयोडीन जो है वो सबसे कम रिएक्टिव है। इन दोनों की वजह प्रॉपर्टीज़ की वजह से, रिएक्टिविटी की वजह से हम लेबॉर्ट्री में सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन यूज़ करते हैं और एस्टाटीन रिएक्टिव मेटल है उसको हम नहीं यूज़ करते, ठीक है, वो बहुत रेयर है। तो अब हमने उसकी पूरी बतानी है। तो ऑब्जर्वेशन ये हमने बताया कि फ्लोरीन जो है ये हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के साथ रेडिली कंबाइन हो जाता है। अब जनरलाइजेशन इस ये है कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है आ रहे हैं। जब डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रोडक्ट टेबल में है तो उनकी जो रिएक्टिविटी है ना वो कम होती जा रही है। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है, उससे कम क्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन की है, सबसे ज़्यादा कम आयोडीन की है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक जनरल प्रोसेस देख लिया कि जो सबसे ज़्यादा है वो फ्लोरीन की है और सबसे कम आयोडीन की है। ये मतलब कि डाउन द ग्रुप ये कम होती जा रही है, डिसेंड होती जा रही है। तो हमने इसे ये कंक्लूजन निकाल लिया कि जो हैलोजेंस हैं वो लेस रिएक्टिव बन जाते हैं, ठीक है। हाईली रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव, ये जहाँ पर ये स्टार्टिंग में हाईली रिएक्टिव है वहाँ पर ये एंडिंग में रहकर लेस रिएक्टिव हो जाते हैं as you move down the periodic table, with fluorine being the most reactive and iodine the least reactive। ये MCQs में आता है कि हेलोजन जो मोस्ट रिएक्टिव है वो फ्लोरीन है और लीस्ट रिएक्टिव आयोडीन है। समझ आ गई होगी। आपने बाकी भी अगर आपको कोई कभी थ्योरी दी जाए पेपर में, अगर आउट हैंड आ जाए तो आपने उसको इसी तरह से अटेम्प्ट करना है। तो इस क्वेश्चन का मैंने एक और आंसर भी लिखा है, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। सेम चीज़ है, सिर्फ वर्डिंग चेंज है कि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ये है कि फ्लोरीन जो है ग्रुप 17 के बिल्कुल टॉप पर है, ये सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। ये हमने अभी यही बात वहीं पर भी की। अब जनरलाइजेशन क्या है इसमें कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब हम लोग नीचे आते हैं तो वहाँ पर एक ग्रेजुअल डिक्रीज होता है उसकी रिएक्टिविटी में, ठीक है। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन रिएक्ट करता है, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, सबसे कम आयोडीन। अब उसका कंक्लूजन ये है कि हेलोजन जो है वो डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी का ट्रेंड शो करता है जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, ठीक है, इन द पीरियोडिक टेबल, जहाँ पर फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.2। अब यहाँ पर हमने शो करनी है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग अभी जब हम लोगों ने क्वेश्चन में डिस्कस किया है वो ये है कि हम जनरल स्टेटमेंट से एक कंप्लीट थ्योरी बनाते हैं। जनरल स्टेटमेंट यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, हाइपोथेसिस 1, हाइपोथेसिस 2 कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्रीमिस लिखा है, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास कि एक प्रोडक्ट टेबल में एलिमेंट्स जो है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर और न्यूक्लियर चार्ज में होते हैं जब हम लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं, ठीक है। जब हम लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज़ होता है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ होता है। जहाँ पर दूसरी थ्योरी ये है कि एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ठीक है, ये होता है कि न्यूक्लियस और जो शेल है ना, सबसे आखिरी शेल, ठीक है, किसी भी एटम में अगर एक शेल है तो उसका पहला और अगर दो है तो उसका दूसरा, वहाँ तक जो उसका डिफरेंस है डिस्टेंस का, ठीक है, वो एटॉमिक रेडियस होता है उसका। तो हम लोगों ने से एक कंक्लूजन निकाल लिया कि जब भी आप एज यू मूव अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जब भी आप मूव करेंगे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज़ होता है? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज़ होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ नहीं होते। लेफ़्ट टू राइट या आप अपने पास बेसिक MCQs के लिए नोट कर लें कि नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज़ होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ नहीं होते।
इसी वजह से रेडियस डिक्रीज होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली, पुलिंग देम क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड रिड्यूसिंग द एटॉमिक साइज। ये इसके हम लोगों ने कंक्लूजन निकाल लिया। अब जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स आपकी बुक में भी है, बट यहाँ पर मैंने इसको ज़रा कॉम्प्रिहेंसिव करके लिखा है हेडिंग्स बनाकर और पॉइंट्स में लिखकर, कि अगर आपसे थॉट एक्सपेरिमेंट पूछा था जेसी मैक्सवेल का, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल का, तो उसको मैंने प्रॉपर हेडिंग्स में और पॉइंट्स बनाकर लिखा है। इसकी भी मैं जल्द वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो जब भी अगर आपने इसको भी देखना है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे